बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बुध की सुबह है। आज की अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो 6 सितंबर की मुनासबत से हमारे तमाम शहदा को हमारा खराज तहसीन, जिन्होंने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी, उनके जो ख़ानदान हैं, लवाहकीन हैं, उनको भी हमारा खराज तहसीन। आप सबका एहसान है पूरी कौम के ऊपर, पूरे वतन के ऊपर, और जो शहदा हैं वही हमारे पाकिस्तान की, हमारी सबकी शान है। आपका और आपके ख़ानदानों का बहुत शुक्रिया। आज की ख़बरों की तरफ आते हैं। आज की जो पहली ख़बर है वो अभी जब मैं आपसे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसी वक्त आई है। लाहौर हाई कोर्ट को बेतौकीर करके फेंक दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जितनी तजलील हो सकती थी उससे बढ़कर तजलील कर दी गई है, और आज चीफ कमिश्नर और आईजी को बुलाया गया था। ये पहला मौका है, जी हाँ, पाकिस्तान के 75 साल की तारीख में ये पहला मौका है कि किसी हाई कोर्ट की इस तरीके से तजलील की गई है कि एक कमिश्नर लेवल का जो ऑफिसर है और आईजी इस्लामाबाद जो है उन्होंने अदालत में आने से इनकार कर दिया है। परवेज़ इलाही साहब को हाजिर करना था, वो तो हाजिर नहीं हुए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो 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 दोनों अफसरान थे जिनको आज हाई कोर्ट ने बुलाया था, उन दोनों ने अदालत की शदीद तरीन तजलील की है। जी हाँ, अभी भी उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो चुप हैं। बंदयाल साहब के साहबजादे उमर अता बंदयाल साहब जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो अभी भी खामोश हैं। चंद दिन रहते हैं उनकी रिटायरमेंट में, मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद वो जागेंगे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें गुस्सा आएगा ये बताने के लिए कि आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जब हाजिर करना था उनको तो हाजिर नहीं किया गया, लेकिन उनके साथ दो जो अफसरान ने हाजिर होना था उनको भी हाजिर नहीं किया गया। बदतरीन दिन है पाकिस्तान की अदालती तारीख का, बहुत ही अफसोसनाक दिन है। जज साहब ने अपनी इज़्ज़त बचाई है जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस टाइम बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, अज़रा है उनकी रिस्पेक्ट के। उन्होंने अब केस के ऊपर जो है वो मज़ीद समात करने की बजाय ये कहा है कि इनू इस्लामाबाद लै जाओ। साढ़े पिंडां दे विच जदों कोई बंदा बीमार हुंदा सी उसको फैसलाबाद के अंदर लेके आया जाता था। डॉक्टर अगर देखता था कि इसने नहीं बचना या हालत ज़्यादा सीरियस है तो डॉक्टर पंजाबी में बड़ी ही दर्द मंदी के साथ मरीज़ की तरफ देख के कहता था, इन्हें नहीं बचना, इनू लाहौर लै जाओ। लेकिन अब मसला ये है कि अब लाहौर जाने पर भी लाहौर की हाई कोर्ट कह रही है इन्हें नहीं बचना, इन्हों इस्लामाबाद ले जाओ। किधर जाएगा मुल्क ये हमें नहीं पता। हमारी तमाम का मामला यही है कि हर एक किसी न किसी को आगे बॉल पास कर रहा है। इन्हें नहीं बचना, इन्हों लाहौर ले जाओ, लाहौर वाले कहते हैं इस्लामाबाद ले जाओ। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई अपने पाँव पे खड़ा होने को तैयार नहीं है। आगे से आगे जिम्मेदारी है। लेकिन इन्हीं हालात के अंदर एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, इन्हीं हालात के अंदर वो जेल में बैठा हुआ भी जीत रहा है। जी हाँ, उसने जेल में बैठे हुए भी ऐसा खड़ा किया है कि सबके ऊपर भारी है इमरान खान, और जेल के अंदर बैठा भी मुस्कुरा रहा है। जीत रहा है, और जीत रहा है अपने अपने किरदार की ताकत से, जीत रहा है अपनी ईमानदारी के ऊपर, और जीत रहा है जो कुछ उसने कल सुप्रीम कोर्ट में कर छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब की तरामीम के ऊपर समात हो रही थी, जिनके ऊपर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने बबांगे दोहल वहाँ हाथ खड़ा करके कहा कि इमरान खान साहब का पैगाम है कि मैं अदालत में बताऊं कि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो नैब की तरामीम का सहारा नहीं लेंगे, और नैब में से अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए ये जो छूट मिली है नैब की तरामीम की, जिसके थ्रू ये तमाम लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडरान इसी नैब तरामीम की वजह से अपने करप्शन के केसेस उन्होंने बंद करवाए हैं। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान के ऊपर जो जाली करप्शन के मुकदमात बनाए गए हैं, इमरान खान उसे मर्द की तरह फेस करेंगे, इन नैब तरामीम के ज़रिए अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे। जेल में बैठा हुआ भी सूरमा जो है वो सबके ऊपर भारी है, तगड़े तरीके से मुकाबला कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई जवाब नहीं था, और मुखालिफ वकला के पास भी अदालत में कोई जवाब नहीं था कि इमरान खान जेल में बैठा हुआ भी अभी भी इतना तगड़ा है कि उसने इनकार कर दिया है कि नैब तरामीम के ज़रूर वो भी एक पिटीशन डालकर बड़े आराम से अल-कादर ट्रस्ट और दूसरे केसेस में से पतली गली से निकल सकते हैं मुकाबला करने की बजाय। हालांकि तमाम केसेस ये झूठे हैं, आपको पता है। एक ट्रस्ट जिसकी मलकियत भी इमरान खान के पास नहीं है उसका केस बनाया गया है, घड़ी का केस बनाया गया है। इन तमाम केसेस में इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो नैब तरामीम का हिस्सा नहीं लेंगे।
नैब तरमीम का फ़ायदा नहीं लेंगे, बल्कि इन केसेस को हेड ऑन जाकर फेस करेंगे और पूरी मर्दाना वार इनका मुकाबला करेंगे। और इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई हल रह नहीं गया कि इन तरमीम को अब उनको इन तरमीम को खारिज करना पड़ेगा। जो होता हुआ मैं देख रहा हूँ, 2-1 से मैं फैसला देख रहा हूँ। एक जज साहब मुझे लग रहा है कि नैब तरमीम को खारिज नहीं करेंगे, 2 जज साहब नैब तरमीम को खारिज करेंगे। ये कल ही मैंने ट्वीट किया था। फैसला देखते हैं, महफूज हुआ है, आज आता है या कल आता है। अब आप पूछेंगे कि ये 2-1 से क्यों होगा, आपको क्यों लगता है और इसको क्यों होने दिया जाएगा? जब सारे फैसले रखवा लिए जाते हैं ताकतवर हल्कों से, तो ये क्यों नहीं रखवाया जाता? नया कॉन्ट्रैक्ट करना है, नई तनख्वाह के ऊपर काम करवाना है। पुरानी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा दे दी थी, जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, उनको उनकी औकात से ज़्यादा तनख्वाह दे दी थी ताकतवर हल्कों ने। ताकतवर हल्कों ने अब फैसला किया है कि नई तनख्वाह रखनी है, जिसमें इनको ख्वार भी करना है और तनख्वाह भी कम देनी है। इसलिए जब नैब तरमीम खारिज हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट से, इनके करप्शन के केसेस खुल जाएंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ और नून लीग की तमाम लीडरशिप है। इसीलिए नून लीग सारी चुप करके दाएं कान को हाथ लगा के लंदन में जाके बैठी है। उन्हें पता है अगर यहाँ हुए, नैब तरमीम ख़त्म हो गई, हम अरेस्ट हो जाएंगे। तो इनके साथ फिर नई सौदेबाजी की जाएगी और अगला इलेक्शन स्टैब्लिशमेंट जब भी कराने का सोचेगी, उसमें वज़ीर आज़म फिर इनकी मर्जियों के नहीं होंगे। इनको बता दिया जाएगा कि आपको डील के अंदर फारिग किया जाएगा करप्शन में, लेकिन आप चुप होकर बैठेंगे अच्छे बच्चे की तरह, और फिर काकड़ साहब या इनकी तरह का कोई और वज़ीर आज़म जो है वो लॉन्च किया जाएगा और उसको आप चुप करके वोट डालेंगे। जैसे जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन पर और दूसरे मामलात पर इन्होंने वोट डाला था, इसी तरीके से ये चुप करके वोट डालेंगे। तो ये नया मंजरनामा है जिसके अंदर अब अगले जो इलेक्शन है उनका मंजरनामा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखने का मंजरनामा बनाया जा रहा है और इन सब को नई तनख्वाह पे काम करवाने के लिए नैब तरमीम को खारिज करवाया जाएगा। बहरहाल इस सब में इखलाकी तौर पर, इंतखाबी तौर पर, अदालती तौर पर और मैं ये भी कहूँगा सियासी तौर पर इमरान खान जो इस टाइम जेल के अंदर बैठा है वो पूरे सिस्टम के ऊपर हावी है। मुस्कुरा रहा होगा इमरान खान और उसकी कौम भी मुस्कुरा रही है ये देख के कि एक शख्स पर इतने जुल्म हो गए, वो फिर भी अदालत के अंदर ये कह रहा है कि मैं फेस करूँगा और मुझे किसी तरमीम का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। ये तरमीम मुझे फारिग होते हुए नज़र आ रही हैं, इमरान खान मुझे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद शब्बर जैदी ने बड़ा खड़ा किया है। शब्बर जैदी साहब ने तमाम वही बातें की हैं जो कल और परसों मैंने अपने वीलॉग में आपके सामने रखी थी। इतनी ज़्यादा ममासलत है मेरी और उनकी बातों में, मैंने जो कल और परसों की थी वो उन्होंने रात को अब से 9-10 घंटे पहले शाजिब खानज़ादा के शो के ऊपर बातें की हैं। मेरे पिछले वीलॉग देख लीजिए, ऐसा ही लगता है जैसे मैंने और उन्होंने फ़ोन पे बात की है, मैंने उन्हें बताया है या उन्होंने मेरा वीलॉग देखा है और उसके बाद बातें की हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शब्बर जैदी ने वही बातें की हैं जो कॉमन सेंस की बातें हैं। कई दफ़ा शब्बर भाई वैसे कॉमन सेंस से हटके भी बातें करते हैं, लेकिन कल उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपको 2 दिन पहले वीलॉग में बता चुका था और हूबहू कल शाम को उन्होंने वो बातें की हैं, क्योंकि वही कॉमन सेंस की बातें हैं। उन्होंने आर्मी चीफ के जो मावनीन हैं, जो उन्हें मशवरे दे रहे हैं, उनके ऊपर शदीद तनकीद की है और उन्होंने ये कहा है कि आर्मी चीफ को मिसगाइड किया जा रहा है, शरीफ आदमी का मजाक बनवाया जाएगा, उनको पसीने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये गलत उनको गाइड किया जा रहा है, इससे आर्मी चीफ का नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। क्या कहा उन्होंने ये मैं आपको सुनवा देता हूँ। वीडियो में अक्सर इसलिए नहीं दिखाता कि फिर कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, इसलिए मैं आपको सुनवा देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा सुनिएगा। कि वहां पर मिनिस्ट्रीज के सारे अंदर माफियाज बैठे हुए हैं, जो आईपीपीज के माफियाज हैं, जो रिफाइनरीज के माफियाज हैं, वो ऐसी इसमें चीजें निकालेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साहब को पसीने आ जाएंगे कि हो क्या रहा है। देखिए मैं ये समझ, मैंने आपको कल कहा था कि ये जो 109 लोग हैं, इन्हीं में आईपीपीज के लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं में ये सारे जो हैं जो कौम का खून निचोड़ रहे हैं। बैंक्स भी इनके हैं, आईपीपीज भी इनके हैं, ब्रिज और पुल भी यही बनाते हैं, फर्टिलाइज़र भी यही बनाते हैं, ये सीरियल तक ये बनाते हैं। जितने लोग सामने 109 लोग बैठे थे, पंखे ये बनाते हैं, आपकी गाड़ियाँ ये बनाते हैं, सब कुछ ये बनाते हैं। और अगर आर्मी चीफ सिर्फ इन्हीं को बिठा लेते, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आर्मी चीफ इन्हीं को 109 लोगों को वहाँ बिठा लेते तो 25 अरब डॉलर, अगर नहीं भी तो 12 से 15 अरब डॉलर उसी कमरे में उसी टाइम रिसीव हो जाने थे। जिस तरीके से याद होगा आपको, मोहम्मद बिन सलमान जब इक़्तिदार में आए थे, उन्होंने सऊदी अरब के अंदर कुछ करप्ट लोगों को बिठाया था, अपने अपने हिस्से के पैसे दे के चुप करके वहाँ से वो निकल गए थे।
आर्मी चीफ भी अगर यही करते और 109 लोगों से बजाय इनसे मशवरे लेने के, क्योंकि ये तमाम लोग नहीं तो 4-5 लोगों को, 6 को छोड़ के ज़्यादातर लोग इनमें से बिजनेसमैनों को फ्रंटमैन हैं, ज़्यादातर इनमें से लोग जो हैं वो मिले हुए हैं सारी बात के अंदर। आईपीपीज में माल खाने की बात हो, एलएनजी टर्मिनल्स के अंदर माल खाने की बात हो, सीपैक के अंदर माल खाने की बात हो, और भले बैंकों के जो बेजा मुनाफे हैं उनके अंदर माल खाने की बात हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर मामला तो ऊपर नीचे करने की बात हो, आपकी जितनी भी रियल स्टेट के अंदर माल खाने की और टैक्स चोरी करने की बात हो, ये तमाम यही 109 लोगों के अंदर से ही रास्ता निकलता है। और क्या शबरजैदी साहब ने किया कहा वो भी सुन लेते हैं जी। मेरा जाती व्यू है कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा जाती व्यू है, बिल्कुल जाती व्यू कह रहा हूं, ही इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली एडवाइज्ड नॉर ही इज बीइंग प्रॉपर्ली, उनको पूरी चीजों को सामने लाके करना है कि ये जो सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करके कि स्टॉक एक्सचेंज आगे मैनेज हो जाए या डॉलर मैनेज हो जाए, इससे पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल वो हैं जो हम सेटल नहीं कर रहे। जब वो स्मगलिंग की बात कर रहे थे, जो सामने बैठे थे उनसे पूछेंगे, जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मैंने इनको दुकानदारों को कहा था कि आप स्मगलिंग गुड नहीं बेचें तो मैं सारे कस्टम लोगों को कराची से निकाल लेता हूं, तो इन्होंने कहा था हम कस्टम की गुड्स बेचेंगे। देखिए हर चीज चीफ ऑफ स्टाफ साहब प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो सामने बैठे वाला क्या प्रेजेंट कर रहा था? नहीं, मगर आपने भी कहा सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शबरजैदी साहब ने। मैंने भी कल आपको कहा था कि यही 109 है। शबरजैदी साहब ने कहा कि मैंने इन लोगों से कहा था कि आप स्मगलिंग का माल ना बेचें तो हमारा टैक्स बेहतर हो जाएगा। मीन स्मगलिंग कर रहे हैं, अगर वो आगे माल आप लोग बेच रहे हैं, मैंने कल भी कहा था ना कि किसी ना किसी बुरे काम के फ्रंटमैन यही 109 लोग हैं। तो शबरजैदी साहब ने भी कहा कि इन लोगों को मैंने कहा था कि आप स्मगलिंग का माल नहीं बेचेंगे तो स्मगलिंग नहीं होगी, इन्होंने इनकार कर दिया था। आगे सुनिए क्या क्या बात कर रहे हैं वो। जब ईरान से स्मगलिंग की बात हुई तो आपको उस वक्त के कोर नहीं, कमांडर ने आके कहा, मैंने तो उन्होंने कोर कमांडर को फिर ऑर्डर किया है, जहां से जो रोक सकता है उसकी को कहा उन्होंने। मैंने आपके प्रोग्राम में वाज़ेह कर दिया था ना, बिल्कुल मैंने कह दिया था, बहुत ज्यादा कह दिया था जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे आप बताएं, नहीं आपको बिल्कुल कहना चाहिए था। कल आप मुझे बताएं कि कल जब वो कह रहे हैं कराची में नहीं बिकेगा पेट्रोल, कराची में नहीं बिकेगा, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि बाकी शहरों में बिकेगा क्या। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल, देखिए ना, हम लोग बड़ी अच्छी, मैं तो एग्री करता हूँ कि ईरान में से पेट्रोल स्मगल नहीं होना चाहिए। 120 रुपए लीटर ईरान में अवेलेबल है, 300 रुपए का पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस है, 180 रुपए का मार्जिन है, 180 रुपए लीटर का मार्जिन है। बहुत बड़ी बात की है शबरजैदी साहब ने। उन्होंने कहा है कि कल जब ये हुक्म दिया गया कि कराची में आपके बाद से 1 लीटर नहीं बिकेगा तो क्या कराची के बाहर बिकेगा, तो जो भी लोग ये मशवरे दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है आर्मी चीफ की ये अपनी सारी सोच नहीं है, वो तो बेहतरी की सोच रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ करने की सोच रहे होंगे। आखिर पे मैं अर्ज़ करूँगा कि बेहतरी कैसे हो सकती है, लेकिन इस टाइम हम ये बात कर रहे हैं, ये जितने भी मावनीन हैं जो अपना मंजन और सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी बात शबरजैदी कर रहे हैं। बिल्कुल आप कंट्रोल करेंगे, आप चीजें करेंगे, तो सर मेरा कहने का ये है कि व्हाट आई एम सेइंग कि बड़ा फासला होता है जो असल में और रियलिटी में। If you have an hour this week, you can learn 100. रियलिटी में और जो कुछ हो रहा होता है उसमें बड़ा फासला होता है। तो बात यह है कि ये मंजन बेचने की भरपूर कोशिश की गई है और इसमें ज़ाहिर बात है कोशिश की जाती है और इनकी तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है, ये कोई नई कोशिश नहीं है। आज कल हमें मलिक बोस्तान खान, उन्होंने, मैंने कल भी बात की थी सुबह के वीलॉग में भी, उन्होंने कहा कि सफ़ेद कपड़े वाले लोगों के बैठने से डॉलर कंट्रोल हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ डॉलर कितना कंट्रोल हो गया। आज जो खबरें चली हैं टीवी पर या चलवाई गई हैं कि 3 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर कम हुआ है। जी हाँ, ओपन मार्केट में 3 रुपये डॉलर कम हुआ है, ये खबर चलवाई गई है। किस वजह से? सफ़ेद कपड़े पहनने वालों से। अब हमारे मुल्क में तो इतने लोग फारिग फिरते हैं, आपको पता है, बेरोज़गार इतने हैं। फैसलाबाद पूरा सफ़ेद कपड़ा बनाता है और मेहरबानी करके हमारे तो मुल्क में आपको पता है कि इतना सफ़ेद कपड़ा बनता है कि मैं क्या कहूँ। तो जो वेले लोग फिरते हैं सबको सफ़ेद कपड़े पहना के एक मनी एक्सचेंजेस पर बिठा दीजिए, नीचे आ जाएंगे। बाकी भी मुल्कों में जिनमें ये प्रॉब्लम है, श्रीलंका या दूसरे, उनको भेजने हमारे पास मैन पावर भी है, वेले लोग फिर रहे हैं, सफ़ेद कपड़ा भी बनता है, तो सफ़ेद सूट पहना के सारों को भेज
भाई वैसे भी हम लोग जो हैं फैसलाबाद के, हमारे रंग भी थोड़े काले हैं, मूछें शूछें रख रहे राणा सनाउल्ला की तरह मूछें रख के, ताव दे के, हाथ में लाठी पकड़ के मनी एक्सचेंज के सामने बैठ जाएं, सफ़ेद कपड़े पहन के, डॉलर नीचे आ जाए। पूरी दुनिया के पास ऐसा कुलिया नहीं होगा, बेहतरीन कुलिया है ये जो है। लेकिन उस कुलिया के बावजूद जब 3 रुपये कहा जा रहा है सरकारी तौर पर कि ओपन मार्केट में कम हुआ है, सरकारी तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 रुपया इंटरबैंक में डॉलर की कीमत इजाफा हुई है। जी हाँ, मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, सरकारी तौर पर ये माना जा रहा है कि कल ही 1.5 रुपया इंटरबैंक के अंदर कम हुई है। तो मेरी गुजारिश यही है काकड़ साहब से, जो वज़ीर आज़म हैं, कि सफ़ेद कपड़ों वाले कोई 5-7 बंदे जो हैं वो इंटरबैंक के रेट के ऊपर भी बिठा दें, लाठी लेके बैठ जाएं, हो सकता है वहाँ भी कोई असर हो जाए। ऐसे नहीं होना। इकॉनमी तभी बेहतर होनी है जब इकॉनमी के अंदर एतमाद होता है। एतमाद तब होना है, जो मैंने पहले भी कहा था कि मैं चीफ साहब के सामने भी अर्ज़ करूँगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जो जीतता है उसे आने दें, अवाम के मैंडेट से वो फैसले करे, तभी जाकर ये एतमाद आना है। उसके बाद उसी मीटिंग के हवाले से नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम, नदीम मलिक साहब के हवाले से ये खबरें हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो करेक्ट कर सकते हैं अगर ये गलत है या नहीं है। उनके हवाले से ये हैं कि वहाँ पर ये कहा गया कि सारी बड़ी पार्टियों के लोग जो हैं वो चोर हैं, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं। मतलब नवाज शरीफ को भी चोर करार दे दिया गया, जरदारी साहब को भी चोर करार दे दिया गया, और वहाँ पर नाम लिए गए परवेज़ खटक साहब के, महमूद खान साहब का, इमरान इस्माइल साहब का। अफसोस हुआ मुझे, इन तीनों दोस्तों ने पार्टी भी छोड़ी, उसके बावजूद इनका नाम उस महफिल के अंदर लिया गया। ज़ारी बात है इनके लिए ये जगहसाई की बात है, ज़ारी बात है इनके लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि उनका वहाँ पर नाम लिया गया। उनको गालिबन नदीम मलिक साहब की जो खबर है, जो मुझे सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है, करेक्ट करे अगर कोई ये मैं गलत कह रहा हूँ तो, सदीक जान साहब की तरफ से भी आई, दूसरे लोगों ने भी ये खबर दी, मैंने ट्विटर पर देखी कि इन दोस्तों को कहा गया कि ये मोटरसाइकिल पर फिरते थे, करप्शन से ये अमीर हुए हैं। शायद दबे अल्फाजों में इसाक डार की तरफ भी इशारा है। बहरहाल दूसरी और आखिरी बात जो मैंने आपके सामने रखनी है, फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ साहब वापसी पर सीधे जेल जाएंगे। उनको ये बता दिया गया है, उनसे किसी की ख़ास आदमी की मुलाकात हुई थी जिसने पैगाम उन्हें पहुंचा दिया है कि अगर आप आएंगे और आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बाहर रखा गया तो फिर बड़ी तनकीद होगी। इमरान खान जेल में, आपको बाहर रखा जाएगा। बुनियादी तौर पर जैसे मैंने आपको कहा है कि नैब तरामीम कैंसिल होंगी, पुरानी तनख्वाह ख़त्म होगी, नई तनख्वाह रखी जाएगी। इन तमाम के जो स्क्रू हैं वो टाइट होंगे। नवाज शरीफ ने आने से इनकार कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।